नमस्कार, एनबीसी में आपका स्वागत है। आज हम बिहार की बात करेंगे, वही बिहार जहां पे बेटियां पढ़ाने और बेटियां बचाने की बात की जाती है। लगातार बिहार में एक मामला सुर्खियों में, और इस पूरे मामले की तफ्तीश तक पहुंचने के लिए हम मुहिम भी चला रहे हैं। आप जो तस्वीरों में जो चेहरा देख रहे हैं, ये वंदना गुप्ता का है। पहली बार हम आपको चेहरा वंदना गुप्ता का दिखा रहे हैं। पटना गाय घाट का शेल्टर होम पीड़िता जो लगातार जिस प्रकार से आरोप लगा रही थी कि वहां में जो बचिया कैद है उसमें जिस्म फरोशी का धंधा करवाने वाली मास्टरमाइंड, जो स्कैम चलाने वाली जो गिरोह की सरगना है, वो वंदना गुप्ता का पैच, वो वंदना गुप्ता है। आप तस्वीरें देखिए और समझिए कि किस तरीके से पिछले कई दिनों से जिस प्रकार से पूरा जो मामला चल रहा है, लगातार वंदना गुप्ता पर जो गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं वो पीड़िता के तरफ से लगाए जा रहे हैं, और इस पूरे घटनाक्रम को हम आपको बारीकी से भी समझाएंगे। विगत कुछ साल पहले मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड होता और बिहार सरकार की जमकर किरकिरी होती है। बिहार की सत्ता पर 16 सालों से नीतीश कुमार विराजमान है। लगातार नीतीश कुमार के तरफ से यह दावा वादा किया जाता कि बिहार में सुशासन का राज है। इस पूरे घटनाक्रम को लेके समाज कल्याण मंत्री को जेल भी जाना पड़ा था कुछ साल पहले, लेकिन एक बार फिर पटना शेल्टर होम सुर्खियों में आ चुका है। जिस प्रकार से लगातार वहां की पीड़िता जो कैद थी, जो बाल सुधार गृह में थी, जिस प्रकार से कुछ दिन पूर्व जो पीड़िता नंबर 1 पटना के कई थानों का चक्कर लगाती है और वंदना गुप्ता के कुकर्मों की बात कहती है, आरोप लगाती है, गांधी मैदान थाने जाती है और महिला थाने जाती है, लेकिन तमाम थानों से उन्हें लौटा दिया जाता है। फिर उसके बाद इसकी जिम्मेवारी पूरे घटनाक्रम की बात कर ली जाए तो जो पीड़िता है उसको लेके महिला विकास जो मंच की जो तमाम समाज सेवी हैं वो जाती हैं। उसके बाद पटना के डीएम कार्यालय जाती हैं, डीएम से मिलने जाती है, लेकिन डीएम पीड़िता की बात तक नहीं सुनते और कहीं ना कहीं आनन फानन में समाज कल्याण विभाग के तरफ से क्लीन चिट देने का काम किया जाता है। ये तमाम बातें हम आपको कुछ दिन पहले की बता रहे हैं और प्रत्येक चीज बता रहे हैं कि इस घटना में अभी तक क्या कुछ हुआ। अब आप समझिए कि इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है और सुनवाई होती है, और उसके बाद एंट्री होती है दूसरी पीड़िता का एफआईआर पटना के महिला थाने में दर्ज किया जाता है, और ये वही समाज कल्याण विभाग है जो फिर पीड़िता का बयान भी दर्ज करता है, कॉपी रिसीविंग भी करता है, और पीड़िता नंबर 1 का भी एफआईआर दर्ज कर लिया जाता है। कोर्ट के फटकार के बाद आप समझ सकते होंगे कि एफआईआर दर्ज कर लिया गया, और लगातार इसको लेके कोर्ट ने सख्ती भी दिखाई थी और पटना पुलिस की कार्यशैली पे सवाल भी खड़ा किया था। लेकिन इस पूरे मामले को लेके जब सुनवाई हुई थी तो कोर्ट के तरफ से सख्त हिदायत दिया गया था कि जो भी इस केस की मॉनिटरिंग करेंगे, जो एसआईटी टीम का गठन किया जाएगा उसमें डीएसपी रैंक के अधिकारी करेंगे। लेकिन कल एसआईटी टीम का गठन पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों करते हैं और इसका नेतृत्व एएसपी सचिवालय काव्या मिश्रा को दिया जाता है, और इसमें 9 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाती है कि तमाम जो लोग हैं वो इस मामले की जांच करेंगे। लेकिन कुछ ही घंटों में जिस प्रकार से पीड़िता की जो वकील है मीनू कुमारी, वो एसआईटी पर सवाल उठा देती है और सीधे तौर पे कहती है कि कोर्ट के आदेश की कहीं ना कहीं पटना पुलिस ने अवहेलना की है, क्योंकि जिस प्रकार से कोर्ट के तरफ से ये आदेश दिया गया था कि जो भी अनुसंधान करता रहेंगे वो डीएसपी रैंक के अधिकारी रहेंगे मानवजीत सिंह ढिल्लों, इसको लेके एक प्रेस रिलीज जारी करते हैं और अनुसंधानकर्ता सीधे तौर पे लूसी कुमारी को बनाया जाता है, जो महिला थाना के में अभी एसआई के पद पर तैनात है। इस पूरे विवाद के बाद, इस पूरे एसआईटी के गठन के बाद सवाल जो पीड़िता की वकील है मीनू कुमारी ने उठाया, इसको लेके उन्होंने कहा कि अपनी बातों को कोर्ट में रखेंगे। कहीं ना कहीं कोर्ट के आदेश की अवहेलना की जा रही है। वहीं अभी तक घटनाक्रम की बात कर ली जाए तो जिस प्रकार से पीड़िता ने लगातार आरोप लगाया था कि वंदना गुप्ता वहां की बच्चियों को नशीली दवा देती है, जिस्म फरोशी का धंधा करवाती है, और हम बार बार कह रहे हैं ये आरोप पीड़िता के। इस पूरे मामले को लेके जिस प्रकार से एसआईटी पे सवाल पीड़िता के वकील के तरफ से उठाया गया, इसको लेके क्या कुछ होगा वो तो कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन वंदना गुप्ता के जो कुकर्म है, जो महापाप है, उसकी फेरिस्त लगातार लंबी होते जा रही है। और आपको हम बता दें कि मामला 2 तरफ रहता तो समझ में आता, इसका मामला रोहतास से भी जुड़ गया था और हमने आपको
तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाने का काम किया था कि सासाराम कोचस की रहने वाली संजीदा खातून 2018 में प्रेम विवाह करती है और उस वक्त वो कहीं ना कहीं नाबालिग रहती है, तो जिसको लेके उसे पटना का शेल्टर होम भेज दिया जाता है और उसकी शादी डिंपल चौहान से होती है। संजीदा खातून भले ही आज इस दुनिया में नहीं है, 2.5 साल के तकरीबन वो पटना शेल्टर होम में रहती है। और जिस प्रकार से हम सासाराम भी गए थे, तमाम चीजें जो हैं वो सच्चाई जानने के लिए हम खुद, हमारी टीम जो कैमरामैन है उसको लेके हम खुद निकले थे सासाराम। और सासाराम पहुंचकर हमने संजीदा खातून की मां से भी बात किया था। संजीदा खातून की मां ने, मैदाना खातून ने सीधे तौर पे कहा था कि उनकी बच्ची 2.5 साल तक पटना शेल्टर होम में रही, लगातार वो मिलने की कोशिश रही, लेकिन वंदना गुप्ता ने एक बार भी उनको मिलने नहीं दिया। अब डिंपल चौहान की बात करते हैं। डिंपल चौहान जो उसका पति था, जिस प्रकार से गंभीर आरोप लगाया कि सीधे तौर पे डिंपल चौहान भी लगातार अपनी पत्नी से बात करता था, तो तमाम अंदर की चीजों को बताने का काम करता था। ये तमाम चीजें हम अपने अगले वीडियो में आपको जरूर दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर वंदना गुप्ता के कुकर्मों की कहानी यही नहीं रुकती, किस प्रकार से एक हंसता खेलता परिवार जो है वो रोड पे आ गया और संजीदा खातून की मां ने वंदना गुप्ता पे करे जो कार्यशैली है उस पर सवाल खड़ा करने का काम किया और एक बड़ा गंभीर आरोप भी लगाया कि 2.5 साल उनको बेटी से मिलने नहीं दिया गया था। और जब बॉडी लेने उसकी मां गई थी तो वंदना गुप्ता ने 5,000 रुपया लेने का काम किया था। ये तमाम आरोप संजीदा खातून के माता जी का है। और आप समझिए, जब इस पूरे केस को जो मॉनिटरिंग कर रहे थे महेश जी, काफी बढ़िया अधिवक्ता है, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि तथाकथित इसे हत्या कहा जाएगा। महेश कुमार से जब हमारी बात हुई, उनका भी इंटरव्यू है, आपको अगले वीडियो में उनका इंटरव्यू भी आप देख सकेंगे 1 से 2 दिनों के अंदर, किस प्रकार से उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि 11 बार कोर्ट के तरफ से पीड़िता को बुलाया गया था, लेकिन एक बार भी वंदना गुप्ता ने कोर्ट में पीड़िता को प्रस्तुत करने का काम नहीं किया। लेकिन जब इस पूरे मामले को कोर्ट ने गंभीरता से लिया था और सीधे तौर पे जब वहां के जो रोहतास के जो एसपी थे उनको इस बात का अवगत कराया था, उसके बाद ही संजीदा खातून की संदेहास्पद संदिग्ध स्थिति में पटना शेल्टर होम में मौत हो जाती है। अपने बच्ची का शव लेने के लिए लगातार इधर से उधर जो संजीदा खातून की मां है वो भटकते रहती है। और समझिए कि जिस प्रकार से संजीदा खातून की मां ने यह भी कहा था कि 5,000 रुपया उसको देना पड़ा था। और डिंपल चौहान जो संजीदा खातून के जो पति हैं उसने भी गंभीर आरोप लगाए। और किस प्रकार से इस पूरे केस की जो मॉनिटरिंग कर रहे थे महेंद्र कुमार जो वकील है, उन्होंने गंभीर आरोप लगाया और सीधे तौर पे कहा कि वंदना गुप्ता ने किस प्रकार से कोर्ट के आदेश का अवहेलना किया। और सीधे तौर पे कहा कि जब संजीदा खातून बालिग हो गई थी उस वक्त वो कोर्ट में अगर आती तो कई तरह की सच्चाई सामने आ जाती, लेकिन जिस प्रकार से जो संदिग्ध स्थिति में जो संजीदा खातून की मौत हो गई थी, इसको लेकर भी महेश कुमार ने सवाल उठाने का काम किया। और इस पूरे खेल में कहीं ना कहीं वंदना गुप्ता लगातार सवालों के घेरे में, और एक पक्ष ये नहीं, हमने इसको लेके वंदना गुप्ता का भी पक्ष जानने की कोशिश की थी, लेकिन वंदना गुप्ता ने सीधे तौर पे कहा था कि इस पूरे मामले को लेके आप जो हैं वो हमारे अधिकारियों से बात करिए। तो अब ये तमाम चीजें हम आपको बता रहे थे कि इस घटनाक्रम में अभी तक क्या कुछ हुआ है। 25 फरवरी को अगली सुनवाई होगी, लेकिन इस पूरे घटना में सवाल ये उठता है कि आखिर जब पीड़िता एफआईआर कराने थाने गई थी तो उसका एफआईआर क्यों नहीं लिया गया? आखिर किसके सह पे जो पीड़िता है उसको लौटा दिया गया? जब पटना डीएम से पीड़िता मिलने गई तो डीएम साहब क्यों नहीं मिले? आखिर इतनी जल्दी क्यों हो गई कि समाज कल्याण विभाग को आनन फानन में क्लीन चिट पटना शेल्टर होम को देना पड़ा? लेकिन जब कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया तो समझिए कि चीजें कैसे बदली। यही थाना जो बैरंग लौटाने का काम किया था, उसी महिला थाने में पीड़िता का 2 एफआईआर दर्ज हो जाता है। वही समाज कल्याण विभाग जो क्लीन चिट पहले देता था, उसके बाद पीड़िता का जो है वो बयान दर्ज करता है, रिसीविंग देता है। और समझिए कि ये तमाम पुलिस वाले जो पीड़िता की बातें नहीं सुन रही थी, उनके बातों पे विश्वास नहीं था,
उसको लेके भी वही थाने में एफआईआर दर्ज होता है। लेकिन आज पीड़िता के वकील मीनू कुमारी ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं और सीधे तौर पे कहा है कि एसआईटी टीम जो बनाया गया है, जो कोर्ट के तरफ से आदेश दिया गया था कि डीएसपी रैंक के अधिकारी ही इस पूरे मामले की जांच करेंगे, लेकिन अनुसंधानकर्ता एसआई को बनाया गया और महिला थाने की जो एसआई है लूसी कुमारी, उस पे भी मीनू कुमारी जो पीड़िता की वकील है उन्होंने गंभीर आरोप लगा दिया और सीधे तौर पे कहा कि जो लूसी कुमारी है ये वही दरोगा है। जब पीड़िता का बयान लिया जा रहा था तो उस समय कहीं ना कहीं पीड़िता को प्रताड़ित कर रही थी लूसी कुमारी। इस पूरे तमाम जो आरोप हैं वो पीड़िता के वकील का है, लेकिन जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम चल रहा है, तमाम जो आरोप वंदना गुप्ता पे लगाए गए हैं वो पीड़िता के हैं। हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, जो भी तस्वीरें हैं, जो भी सच्चाई है वो जनता तक आना चाहिए। इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगली सुनवाई 25 तारीख को होगी और देखने वाली बात होगी कि तमाम वंदना गुप्ता पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो बच्चियों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, आखिर इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कैसे होती है और आने वाले समय में पीड़िता को इंसाफ मिल पाता है या मामले की लीपापोती कर दी जाती है। तमाम चीजें आने वाले समय में साफ हो जाएगा। और देखिए जिस प्रकार एक पीड़िता झूठ बोल सकती है, दो पीड़िता झूठ बोल सकती है, लेकिन संजीदा खातून के परिजनों ने जो आरोप लगाया, उसके पति ने जो आरोप लगाया, उसकी मां ने जो आरोप लगाया, दो पीड़िता ने जो आरोप लगाया, कहीं ना कहीं दाल में जरूर कुछ काला है। रोहित, NBC 24 पटना।